तो अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 की। ये टेस्ट नंबर 3 है और ये जो टेस्ट नंबर 3 है ये फुल सिलेबस टेस्ट है ना। फुल सिलेबस मतलब यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर कवर हो रहा है, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आता है इसके अंदर मेनली, एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एंड मेन है सोसाइटी। ठीक है, तो फुल सिलेबस कवर हो रहा है भाई, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी, जीएस पेपर 1 का। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की बात करेंगे। ओके, पार्ट 1 है ये। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है द आइडियल्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कंटिन्यूज टू रेजोनेट्स इन द प्रेजेंट डे इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक। सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब क्या करना है भाई हमको? सब्सटेंशिएट का मतलब है हमको ये बताना है कि जो कथन है उसको हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। आइडियल्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कंटिन्यूज टू रेजोनेट इन प्रेजेंट डे इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कैसे, क्या है इसके बारे में बताएंगे। अबाउट द बैकड्रॉप ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बैकड्रॉप ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। बॉडी में हम क्या करेंगे? बॉडी में हम बताएंगे कि कैसे जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है इसके जो आइडियल्स है ना, दैट इज प्रोपागेटेड बाय, मतलब द आइडियल्स प्रोपागेटेड बाय द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। पहले तो बात करेंगे इन द सोशल स्फीयर, एंड कौन कौन से आइडियल्स भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रोपागेट करते हैं इन द कल्चरल स्फीयर, दोनों की बात हमको करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो फर्स्ट, ideals propagated by the Bhakti and Sufi movement in social sphere के साथ हम एग्जाम्पल्स को साथ देंगे तभी तो ये सब्सटेंशिएट में होगा भाई, प्रूव करना विद एग्जाम्पल्स। दूसरा, हमारे पास कौन कौन से आइडियल्स ये प्रोपागेट करता है, इसको ऐसे ही ले देते हैं भाई। पहला तो हम बात करेंगे इन दी सोशल स्फीयर प्लस एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से आइडियल्स ये प्रोपागेट करता है इन दी कल्चरल स्फीयर विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम सम अप करेंगे जो हमने ऊपर बताया उसको। तो ये हमारा अप्रोच हो गया भाई। सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये कब एमर्ज हुए थे भाई? जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट थे, इट एमर्ज्ड इन मेडिवल इंडिया एज डिवोशनल एंड mystical movements, and their teachings emphasized love, devotion, inclusivity, and स्पिरिचुअल यूनिटी। ओके, ये इनका एसेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द आइडियल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट दैट रेजोनेट्स इन द प्रेजेंट डे सोशल स्फीयर। आइडियल्स in present day social sphere। पहला है रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मोनी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड
हारमोनी, कैसे ये आज के ज़माने में रिलीजियस टॉलरेंस एंड हारमोनी मेंटेन रखता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भाई एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुना एंड जो सूफी दरगाह से हैं, दे आर रिवर्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, है ना। ऐसा नहीं किसी पर सिर्फ यहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग जाते हैं यहाँ पे। पीपल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, ओके। एंड और कौन कौन से आइडियल्स ये रखता है भाई, ये रिजेक्शन करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। इन सोशल स्फीयर हम बात कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जो कबीर पंथ मूवमेंट है वो पीपल्स ऑफ दी ऑल कास्ट, मतलब जो कबीर पंथ है वहाँ पे कोई भी कास्ट के लोग आ सकते हैं, तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से रिजेक्ट कर रहा है। दी कबीर पंथ मूवमेंट was open to people of all castes, ओके। और कौन कौन से आइडियल्स प्रोपागेट करता है भाई जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है इन दी सोशल स्फीयर, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करता है ये। कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करता है, लाइक मीराबाई जो है, दैट इज द मीराबाई लव्स poems for Krishna still resonate today, okay। नाउ अगर हम बात करें कि कौन कौन से आइडियल्स हैं जो कि आज भी हमको भक्ति सूफी मूवमेंट्स के कल्चरल स्फीयर में देखने को मिलता है। आइडियल्स इन प्रेजेंट डे कल्चरल स्फीयर, आइडियल्स में है जैसे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ये प्रोपागेट करता है इन आर्ट एंड लिटरेचर, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन आर्ट एंड लिटरेचर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो तमिल लिटरेचर है इज एनरिच्ड बाय वर्क्स ऑफ भक्ति पोएट्स, तमिल लिटरेचर enriched by the works of भक्ति पोएट्स, ओके। और कौन कौन से आइडियल्स आज भी देखने को मिलते हैं कल्चरल स्फीयर में हमको, जो म्यूजिक एंड डांस है ना, वो आज भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो कव्वाली है, भजन कीर्तन है, दे आर कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस एंड परफॉर्म्ड। वो कव्वाली तो मैं भी सुनता हूँ, मज़ा आता है ना भाई।
बोलते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है। सो म्यूजिक, डांस, क्वालीज, भजन्स एंड कीर्तन्स continue to be practiced and performed। यहाँ पे एथिकल वैल्यूज हमको देखने को मिलता है उस समय के आज भी इन द कल्चरल स्फीयर, है ना, बिकॉज वो लव, कंपैशन, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते थे, जो कि आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। values such as love, compassion, humility, which continues to shape the moral fabric of Indian society। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट हैव लेफ्ट अ lasting imprint on Indian society because it promotes religious harmony, social equality and cultural richness that continues to resonate in present day। The Bhakti and Sufi movement have left a lasting imprint on Indian सोसाइटी। कैसे भाई? बाय प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मोनी। से सम अप कर रहे हैं भाई, जो हमने बात की है उसको, सोशल इक्वलिटी को ये बढ़ावा देता है एंड कल्चरल रिचनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ध्यान देता है। दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट इन द प्रेजेंट डे, continues to resonate in the present day। ओके, सो इस प्रकार से हमने आंसर लिख दिया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द आइडियल्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कंटिन्यूज टू रेजोनेट्स इन प्रेजेंट डे कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक। तो सोशल स्फीयर में हमने बात की अबाउट दी रिलीजियस हार्मोनी, कैसे ये मेंटेन करता है, रिलीजियस टॉलरेंस कैसे ये मेंटेन करता है, एंड उसके बाद हमने बात की कि कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट करता है ना। उसके बाद हमने बात की कैसे ये रिजेक्शन करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, एंड ऑल्सो उसके बाद हमने कल्चर स्फीयर में बात की अबाउट कैसे आज भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का जो यूज़ है वो आज भी देखने को मिलता है भाई, है ना। म्यूज़िक एंड डांस में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़्यादा, एथिकल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट की है इसने। सो इस चीज़ों की तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको आंसर लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आर्ट एंड कल्चर से हो गया भाई क्वेश्चन, है ना। ये आर्ट एंड कल्चर से हो गया क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द बैलेंस शीट ऑफ ब्रिटिश रूल रिवील्स अ स्टार्क रियलिटी ऑफ मिजरी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनडेटनेस दैट प्लंज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया मतलब इसके पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव्स भी बताने हैं, क्रिटिकली एग्जामिन बताने हैं। ओके, और क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। सो अप्रोच क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय गिविंग अबाउट सम फैक्ट्स हाउ इंडिया हैज अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल, फैक्ट्स ऑफ हाउ इंडिया वाज अफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल।
उसके बाद बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया एंड देयर रोल इन इंडियाज इम्पोरिशमेंट। मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज and their role in impoverishment। कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे by stating that the realization of economic exploitation led to the emergence of economic nationalism। The realization of economic exploitation lead to the emergence of economic nationalism। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, फैक्ट देना है ना भाई, फैक्ट क्या है, 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो इंडिया की ग्लोरी थी ना भाई, जो सोने की चिड़िया थे, उससे भीख लोट कटोरा मंगा दिया हमको, भीख मांगता। सो उसके बारे में बताएंगे। सो द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल हैड रिड्यूस इंडिया from its glory as one of the richest countries in the world to one of the poorest। okay, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या क्या रहे हैं भाई, मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इम्पैक्ट्स ऑफ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इम्पैक्ट्स ऑफ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबसे पहले तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, है ना, उसका इम्पैक्ट देखते हैं। बिकॉज जो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, राठवारी हो गया, महावारी सिस्टम, इट लीड्स टू अ हाई रेंट, है ना, जिससे दिक्कतें हुई भाई। बिकॉज पीजेंट बिकेम द अल्टीमेट सफरर्स, क्योंकि उन्होंने 3 टाइम जो बर्डन था उसको बढ़ा दिया, हाँ, ट्रिपल द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। 1120 सिस्टम मतलब परमानेंट सेटलमेंट, राठवारी एंड महावारी सिस्टम लेड टू हाई रेंट, समरी इविक्शन एंड बेगर्स। भिखारियों की बहुत ज़्यादा, इतना इसने लूटा, इतना दिक्कतें दी कि भाई भीख मांगने की मजबूरी आ गई। सो परमानेंट सेटलमेंट राठवारी and Mahalwari system led to high rent, summary evictions, beggars etc। हाई रेंट, समरी इविक्शन, बेगर्स। और भाई जो कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, इट फोर्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड प्लांटेशन जो था, फूड शॉर्टेज हुआ, फेमाइन हुआ यार, उसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
forced cultivation of cash crop and plantation paved the way for food shortage and famine। और क्या क्या इम्पैक्ट था भाई जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जैसे कि इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिजिनस इंडिया के जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, दे वेर सब्जेक्टेड टू अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश गुड, जिससे क्या हुआ, हमारा जो इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो ख़त्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट चला गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की the Indian artisans and craftsmen were subjected to unfair competition from British good। which led to decline and loss of employment। और क्या हुआ भाई, जो ट्रेड पॉलिसीज थे इनके, इट अलाउड द ब्रिटिश गुड टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया ड्यूटी फ्री, वाइल हाई टैरिफ लगाते थे इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, सो जिससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इंडिजिनस यहाँ के लोग आगे बढ़ नहीं पाते थे, ट्रेड पॉलिसीज भी ऐसे थे। सो इट रिजल्टेड इन व्हाट, ट्रेड रिलेशनशिप जो थे वो खतरे पे पड़ गई, एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी जो छीन ली ब्रिटिश ने। ओके, it allowed British goods to be imported into India duty free, while high tariffs were for Indian exports। और क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी से, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रिटिश इन्वेस्ट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सच एज रेलवे, टेलीग्राफ, जो कि कॉलोनियल इंटरेस्ट के ऊपर था रादर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी होने लगा, बिकॉज जितना भी जो पेमेंट था ब्रिटेन, है ना, जो यहाँ के लोग रहते थे यहाँ पे, उस सबको इंडियन ट्रेजरी से दिया जाता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें, दी expenses incurred in Britain were paid out of the Indian ट्रेजरी। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कैसे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो उनके लिए ज़रूरत थी वो चीज़ किया, हमारे लिए जो ज़रूरत था वो उस पर ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके।
such as so the British investments in infrastructure projects such as railways and telegraphs were primarily aimed at serving colonial interest. Okay, it serves colonial interests rather than Indian economic development. ओके, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वाला पॉइंट, इसको ना भी लिखें तभी चलेगा, ठीक है। सो ये वाला ठीक ही है। स्पेशली लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स ना, इट सर्व्स ब्रिटिश इंटरेस्ट्स। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट द रियलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लेड टू व्हाट इकोनॉमिक नेशनलिज्म दैट इज चैंपियन बाय नेशनलिस्ट, जिसमें हमारे पास आता है दादा भाई नौरोजी, जिसने किताब लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, आरसी दत्ता जिन्होंने बोला था पोवर्टी एंड ब्रिटिश, ओके सॉरी दादा भाई नौरोजी ने जो लिखी थी ना पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, और आरसी दत्त ने भी लिखा था इसके बारे में। सो इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा समझ आया कि कैसे हम ब्रिटिश रूल से हट सकते हैं, उससे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आया उसका। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन लेड टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म championed by nationalists like Dada Bhai Nauroji and R.C. Dutt। ओके, सो ये था क्वेश्चन हमारे पास, हमको बात करनी थी अबाउट, क्वेश्चन था दी बैलेंस शीट ऑफ ब्रिटिश रूल रिवील्स अ स्टार्क रियलिटी ऑफ मिजरी, पोवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनडेटनेस दैट प्लंज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो हमने बात की इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, कैसे हमारे यहाँ बॉन्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसने हमारे पास कैसे गरीबी लाई, है ना, कैसे कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का हुआ जिससे फेमाइंस आए, है ना, फूड शॉर्टेज हो गया, ट्रेड पॉलिसीज कैसे हमारे देश के जो इंडिजिनस लोग थे उनको कैसे अफेक्ट करते थे, इसके बारे में हमने बात कर ली है भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज द एब्सेंस ऑफ अ कॉमन सेंटर टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी, डू यू एग्री विद दिस व्यू पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी मॉडर्न हिस्ट्री था, तो हमको ये समझ आना चाहिए कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना है ना, खास करके मेंस के अंदर, बिकॉज मेंस के अंदर एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं आते हैं भाई, है ना, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आते हैं, उसके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो लेकिन जो मॉडर्न है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मेंस में साफ साफ मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमको देना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, हमको पूछा गया है द मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाज द एब्सेंस ऑफ अ कॉमन सेंटर टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी। क्या आप इससे एग्री करते हैं?
जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा अप्रोच जो होगा, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। ओके, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट कि कैसे हाउ द लैक ऑफ कॉमन सेंटर मेड इट डिफिकल्ट फॉर द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप टू वर्क टुगेदर। हाउ द लैक ऑफ कॉमन सेंटर मेड इट डिफिकल्ट फॉर revolutionary group to work together। एंड इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट अदर फैक्टर्स जो कि डिफिकल्ट बनाते थे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स को टू वर्क टुगेदर अदर देन कॉमन सेंटर। ओके, एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, कंक्लूजन में क्या बताएंगे भाई कि अदर फैक्टर्स जो हैं ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फेलियर ऑफ द इवोल्यूशनरी मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अ कॉमन सेंटर्स। ऐसे नहीं सिर्फ कॉमन सेंटर के एब्सेंस की वजह से ये फेल हो गए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, ऐसे बात करेंगे कंक्लूजन में। अदर फैक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द failure of the revolutionary movements apart from absence of a common center। ओके, सो ये हो गया हमारा अप्रोच। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, बाय मेंशनिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है इंडिया के अंदर टू फेज में हुआ था। एक तो फर्स्ट फेज जो कि 1907 से 1917 तक चला था, सेकेंड जो फेज था वो 1920s में था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन India can be considered a two-phased phenomenon, with the first phase from 1907 to 1917 and the second phase in the 1920s। ओके, सो लैक ऑफ कॉमन सेंटर कैसे अफेक्ट किया भाई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को? बिकॉज कॉमन सेंटर कम ही होने की वजह से यूनिटी की कमी हो गई भाई। हाउ द लैक ऑफ कॉमन सेंटर affected the movement। पहले तो कॉमन सेंटर की कमी की वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ यूनिटी हुआ भाई। एंड लैक ऑफ यूनिटी की वजह से क्या होता है, जो है ना एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच होता है। इट रिजल्टेड इन लैक ऑफ यूनिटी, रिजल्टेड इन व्हाट, इट रिजल्टेड इन अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड diluted collective strength, that is undermining overall effectiveness।
resulted in fragmented approach and conflicting goals, undermining overall effectiveness। और क्या है भाई, कॉमन सेंटर की कमी की वजह से और क्या हुआ, डिफिकल्ट टू स्प्रेड द मैसेज, इट बिकम डिफिकल्ट टू spread the message, became difficult to spread the message, ओके। एंड जनरल सपोर्ट नहीं मिल पाया भाई, डिफिकल्ट टू स्प्रेड द मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस एंड गार्नर सपोर्ट। ये दिक्कत हो गया कॉमन सेंटर नहीं होने की वजह से। एंड ऑल्सो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द रिवॉल्यूशनरी movement to coordinate their action in different parts of the country, was difficult for revolutionary movement to coordinate their actions in different parts of the country। कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आने लगी भाई। और क्या दिक्कतें थी भाई, अबाउट दिस जो ससेप्टिबिलिटी थी टू इन्फिल्ट्रेशन, है ना, कॉमन सेंटर नहीं होने वजह से कोई भी इन्फिल्ट्रेट कर देता था। इट मेड द रिवॉल्यूशन मोर ससेप्टेबल टू इन्फिल्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश। इट मेड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मोर ससेप्टेबल टू infiltration, susceptible to infiltration by the British, ओके। एंड लास्ट में ऐसा नहीं था कि भाई यही फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के फेलियर के लिए, जो कॉमन सेंटर का एब्सेंस है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, अदर फैक्टर्स। इसको एक चार्ट से बना लें क्या, अदर फैक्टर्स में यहाँ पे हम अदर फैक्टर्स that lead to failure of revolutionary movements। अदर फैक्टर्स में हमारे पास जो रिप्रेशन है बाई कॉलोनियल पावर, ये आता है भाई, और लैक ऑफ मास सपोर्ट और आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, जैसे कि गदर मूवमेंट हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारे पास अदर फैक्टर्स। ना लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दैट इट वाज
not only the lack of central लीडरशिप बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो कि हमने बताया ऊपर, वेरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लैक ऑफ मास सपोर्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रिप्रेशन था, है ना, कॉलोनियल पावर्स के द्वारा. सो वेरियस अदर फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड challenges that contributed to the failure of the Indian Revolution for freedom. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है द अनइक्वल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड अक्रॉस कंट्री पोसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी. तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है भाई. हमारे पास जो अनइक्वल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है एरेबल लैंड का, इट पोसेस व्हाट? इट पोसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी. कमेंट करना है. सो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच में तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड. उसके बाद बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे? बॉडी में बात करेंगे अबाउट क्या क्या फैक्टर्स हैं that contribute or factors that affect the distribution of arable land across countries. Factors affecting distribution of arable land. उसके बाद कौन कौन से challenges हैं, है ना, that is posed by unequal distribution of arable land, है ना. और उसके बाद कंक्लूजन में हम सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे भाई कि करना क्या चाहिए. स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस. स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस. ओके. सो इंट्रोड्यूस करेंगे भाई. तो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हम लोग ग्राफ बना के यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा एरेबल लैंड है. ठीक है. सो द मेन और द डिस्ट्रीब्यूशन of arable land varies significantly across different regions and countries. Varies significantly across different रीजन्स एंड कंट्रीज. अगर हम बात करें इसकी, सो सबसे ज़्यादा अराउंड 500 के ये एरिया है भाई, 1000 हेक्टेयर. ठीक है. और हम बात करें कि लैंड कितना यूज़ होता है, हम बात करें ये फिगर जो है, इट इज़ अबाउट द लैंड यूज इन एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर हमको देखने को मिलता है. उसके बाद यूएसए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद रशिया, देन इंडिया. सो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई? ये डिस्ट्रीब्यूशन है एरेबल लैंड का. ये क्या है भाई? ये डिस्ट्रीब्यूशन है एरेबल लैंड का. ओके. सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया ना. बॉडी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड को.
फैक्टर्स, मेन तो हमको बात करनी है अबाउट द चैलेंजेस, बिकॉज क्वेश्चन हमसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है. सो ज्योग्राफी फैक्टर्स, factors affecting global distribution of arable land. पहला है क्लाइमेट, है ना, टोपोग्राफी, लैंडफॉल, स्लोप्स एंड एलिवेशन, ठीक है ना, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, ये सब. तो फैक्टर्स में क्या क्या है भाई, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म्स, स्लोप्स एंड एलिवेशन अफेक्ट करते हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी, that is river, lakes, irrigation channels, इनकी अवेलेबिलिटी कितना, ये सब अफेक्ट करता है. और सॉइल क्वालिटी भी अफेक्ट करता है भाई, कि एरेबल लैंड कितना होगा. मतलब क्लाइमेट में जैसे कि हमारे पास जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है भाई एग्रीकल्चर के लिए. सॉइल क्वालिटी भी अफेक्ट करता है. एक तरह से हमारे ये पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर को. क्लाइमेट अफेक्ट करता है भाई, टोपोग्राफी अफेक्ट करता है, वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट करता है, सॉइल क्वालिटी अफेक्ट करता है. सॉइल क्वालिटी में क्या आता है भाई, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल में फर्टिलिटी आता है. ओके उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द चैलेंजेस दैट इज पोसेस्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड. challenges posed by the unequal distribution of arable land. पहला चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी. भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ पे कंट्रीज़ के पास पैसा है वहाँ पे मिल जाता है यार, है ना. हायर एरेबल लैंड है, उनके पास हायर प्रोडक्शन होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होता है. तो इससे इफेक्ट पड़ता है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर. सो अवेलेबिलिटी ऑफ, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ पे, जहाँ पे लैंड है वहाँ पे लोग नहीं हैं, लोग हैं वहाँ पे लैंड नहीं है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लोग हैं तो पैसा नहीं है, सो दिक्कतें हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इन countries with higher arable land leads to high production with high productivity. ओके और कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, सेटलमेंट पैटर्न भी अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, ऐसे बोल सकते हैं. तो चैलेंजेस हैं भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेटलमेंट पैटर्न एंड द फैक्टर्स सच एज हाई पॉपुलेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी. सेटलमेंट पैटर्न एंड फैक्टर्स सच एज हाई
पॉपुलेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मतलब कंट्रीज विथ हायर एलेबल लैंड हैव में बी अंडर थ्रेट ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, बिकॉज जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे लैंड लेवल ज़्यादा है वहाँ पे सी लेवल राइज ज़्यादा हो रहा है भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना। वहाँ का जो जैसे कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये चीज़ें हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। द राइज ऑफ global warming threatens India's coastal regions, home to high fertile regions, है ना। सी लेवल राइज की वजह से क्या हो रहा है भाई, कोस्टल रीजन्स को अफेक्ट कर रहा है, हाई फर्टाइल रीजन्स पे अफेक्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो पुअर पुअर जो लैंड पुअर कंट्रीज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिकॉज उनके पास लिमिटेड एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। ओके और क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज इज अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट policies in countries affect productivity। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय गिविंग सॉल्यूशंस यार, कि कैसे हम इस सब चीज़ चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर जनरेशन के बचा के लिए। प्रोडक्टिव सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, अपने को प्रिजर्व करने पे भी ध्यान देना है। सो बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, investing in technology and infrastructure and fostering international collaboration can address the unequal distribution of arable land among countries। ओके ये हो गया हमारे पास आंसर भाई। क्वेश्चन क्या था, द अनइक्वल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड अक्रॉस कंट्रीज पोसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो हमने बोला कि कैसे वो फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करा है, उसके बारे में हमने बताया कि कैसे अवेलेबिलिटी जो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की, मटेरियल की, टेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है भाई, है ना। सेटलमेंट पैटर्न की वजह से यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज हायर पॉपुलेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, है ना। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज अफेक्ट कर रहे हैं उसको। फिर हमने कंक्लूजन में बताया कि कैसे हम सब चीज़ दूर कर सकते हैं बाय इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बाय इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। हम क्या कर सकते हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जो कि हमारे पास देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उसको हम दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ मैराइन हीट वेव्स हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्री। तो ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है भाई। देखो ये सब आप समझो कि यार क्वेश्चन बना के कि यार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती आज ही हमारे में, आपकी थिंकिंग जरूरी है। थिंकिंग कैसे आएगा भाई, जब क्वेश्चन उस प्रकार से बनाओगे जो कि थिंकिंग डिमांड है, तभी तो थिंकिंग आएगा, तभी तो आपको ये पता चलेगा फोकस करना किस पे है। ओके इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, प्रीवियस से क्वेश्चन करना जरूरी है, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करना जरूरी है, बिकॉज उस प्रकार से हमारा माइंड अडेप्ट हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। सो इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ मैराइन हीट वेव्स, हमको बात करनी है अबाउट मैराइन हीट वेव्स हैज द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्री, इलूसिडेट। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे
इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? भाई ओवरव्यू देंगे भाई मैराइन हीट वेव्स होता क्या है। बॉडी के अंदर हम बात किसी करेंगे अबाउट दी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैराइन हीट वेव हैज इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है प्लस इंटेंसिटी ऑफ मराइन हीट वेव्स इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मराइन हीट वेव्स ऑन ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्री। मराइन हीट वेव्स का ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद कंक्लूजन में हम समराइज करेंगे की पॉइंट्स को। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। जो मैराइन हीट वेव्स है, दिस आर व्हाट, दिस आर पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मल हाई ओशन टेम्परेचर compared to the average seasonal temperature in a specific marine region. Marine heat waves are periods of abnormally high ocean temperature compared to the average seasonal temperature in a specific marine region. Marine heat waves are abnormally high ocean temperature in a specific marine region. नाउ जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ क्यों रही है भाई। फ्रीक्वेंसी जो है अब द मराइन हीट वेव्स हैव इंक्रीजिंग इन द रिसेंट पास, ठीक है ना, बिकॉज जो हीट वेव्स हैं जैसे कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना, एंड बे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है भाई। इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है एंड बढ़ते ही जा रहा है। एंड मराइन हीट वेव कंडीशन कैसे आता है उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट 5 मार्क में इसको एक्सप्लेन करना उतना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज्योग्राफी में डायग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना के हम बता देंगे इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस की बात, ठीक है। सो ये मराइन हीट वेव कैसे चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कि देखो सपोज ये हमारे पास ये सी है, ठीक है, यहाँ पे वीक मिक्सिंग हो रही है भाई पानी की। अब ऊपर में सन है तो सन जो है इसको गर्म करेगा ना, सन जो है इसको गर्म करेगा सनलाइट से, ठीक है। सो ज़्यादा एडवेक्शन जब होता है, ठीक है, जब ज़्यादा एडवेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाता है भाई। यहाँ से वीक विंड्स आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में तो स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होती है तो जो ऊपर से नीचे आ जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है, बट वीक मिक्सिंग के द्वारा जब वीक मिक्सिंग होती है, ठीक से मिक्सिंग नहीं होता, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर है, नीचे का जो कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है एंड ये वार्म वाटर है, वो इंटरमिक्स नहीं हो पाते, जिससे ऊपर में इंक्रीज एडवेक्शन होता है तो लो क्लाउड कवर होता है भाई, डिक्रीज इवापोरेशन हो जाएगा बिकॉज एडवेक्शन ज़्यादा हो रहा है। सो डिक्रीज evaporation and high outgoing long wave radiation, okay, and low cloud cover, weak winds, ये सब है। इंक्रीज सोलर हीटिंग की वजह से ये सब होता है मेनली। तो इस प्रकार छोटा सा डायग्राम बना के आप यहाँ बता सकते हो। फिगर जो है वो बता रहा है मराइन हीट वेव कंडीशन को, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो राइजिंग इंस्टेंसेस हैं ऑफ मैराइन
heat waves in the Western Indian Ocean and Northern Bay of Bengal. है ना, is seen has been seen in this decade. ओके इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज प्रिवेलेंस ऑफ मराइन हीट वेव्स. Factors contributing to increasing prevalence. Factor contributing to increasing prevalence is the rising global temperature due to climate change. इसकी वजह से हमारे पास हीट वेव का इंटेंसिटी मतलब जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ रहा है. एंड ऑल्सो ड्यू टू चेंजेस इन द ओशन करंट, चेंजेस इन द ओशन करंट इंक्लूडिंग एल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स. एल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स. और कौन कौन से फैक्टर जिसकी वजह से मराइन हीट वेव्स बढ़ रहे हैं भाई? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिनका बढ़ना हो रहा है ना, अल्टर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से भी ये हो रहे हैं. इसके बारे में भी बात करेंगे अबाउट दी मराइन हीट वेव्स जो है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्रीज का. इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबल फिशरी इंडस्ट्रीज कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं भाई? पहली बात तो ये डिक्लाइन कर रहे हैं फिश के स्टॉक में बिकॉज इट कॉज मोर्टेलिटी, मास मोर्टेलिटी, है ना. मैराइन हीट वेव्स रिजल्ट इन disrupting ecosystems, causing mass mortality, leading to potential decline in fish stocks. Okay. और क्या इम्पैक्ट कर रहा है भाई? It affects fish population, so decrease in the biomass triggering shift in the biogeography of fish stocks. And also it affects food sources for fish. It affects the availability of food sources for fish. और क्या करता है भाई, है ना? It has negative effects on fish population including decrease in
biomass and triggering shifts in the biogeography of fish stocks, and also it impact fishes industry sustainability and economic viability because reduce हो जाता है भाई, फिश पॉपुलेशन कम हो गया, सो रिड्यूसिंग इट reduce catches and impacting the, ऐसे लिखते हैं, it impact fisheries industries sustainability and economic viability. ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ मैराइन हीट वेव्स ऑन फिशरीज, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस, इम्प्रूव मॉनिटरिंग is needed to address the impact mitigation and adaptation strategies include sustainable fishing practices, improved monitoring system is needed. ओके, सी हो गया क्वेश्चन हमारे पास ऑन मैराइन हीट वेव्स. ओके, सो ये हो गया पार्ट 1 जहाँ पे हमने कवर किया 5 क्वेश्चंस को. एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का था, 2 मॉडर्न हिस्ट्री के थे एंड 2 ज्योग्राफी के थे.